नमस्कार क्लास 10th के स्टूडेंट भाइयों बहनों मित्रों। जैसा कि आपको पता है कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कंप्लीट हो चुकी है। जो आपका वार्षिक पेपर आएगा वह आपकी त्रैमासिक और वार्षिक परीक्षा में से कब 75% का आएगा, इसलिए इनको आप पूर्ण हल जरूर कर लें। तो इस वीडियो में हम आपका अर्धवार्षिक का पेपर जो अभी हुआ है, आपका हिंदी का जो पेपर है उसका संपूर्ण हल देखने वाले हैं। तो सबसे मैं पूरे विषयों के त्रैमासिक और अर्धवार्षिक के पूर्ण हल सभी पेपरों के इस चैनल पर डालने वाला हूं। तो इसको सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं इसका पूर्ण हल A to Z बिल्कुल साफ साफ। तो आपका जो है हिंदी का पेपर उसका पूर्ण हल ये रहा। तो चलिए हम एक से पहला आपका प्रश्न था, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला आपका क्वेश्चन था, गिरिजा कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा शिक्षा हुई। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर खा, झांसी। क्या है? झांसी। झांसी में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। काव्य के भेद हैं, काव्य के कितने भेद हैं? गा नंबर का सही है ऑप्शन नंबर गा 2। तो आप क्या करें, इसका स्क्रीन शॉट ले लें और आप नोट कर लें। आपके लिए बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं प्रश्नोत्तर, तो आप स्क्रीन शॉट ले लें वीडियो को रोककर। और फिर है संचारी भावों की संख्या होती है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर का 33। तो उत्तर भी हैं प्रश्न भी हैं, तो आप स्क्रीन शॉट अवश्य ले लें। मंडू भंडारी का बचपन बीता कहाँ बीता? अजमेर में बीता था उनका। पांचवा है हास्य रस का स्थायी भाव है। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हार्स। तो आपका जो है गा नंबर ऑप्शन सही है। भभूत लगाने से लेखक शिव पूजन सहाय बन जाते थे। क्या बन जाते थे? बम भोला। का नंबर का ऑप्शन सही है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और चलते हैं। हम है प्रश्न क्रमांक आपका दूसरा। दूसरा क्या कह रहा है? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला रिक्त स्थान है आपका आत्मकथ कविता खालिस्तान गुण विद्यमान है। तो इसका हो जाएगा प्रसाद। छाया मत छूना दूसरा है, छाया मत छूना पाठ की विधा खालिस्तान है। तो इसका हो जाएगा कविता। तीसरा खालिस्तान है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व खालिस्तान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आंसर हो जाएगा अलंकार। चौथा रस खालिस्तान के अंग होते हैं। रस के खालिस्तान अंग होते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका 4। पांचवा है राष्ट्रभाषा के रूप में फादर खालिस्तान को देखना चाहते थे। ऑप्शन पहला हिंदी हो जाएगा। 6 मातृक छंद में खालिस्तान की गणना की जाती है। हो जाएगा आपका आंसर मात्राओं की। 7वां माता का आंचल नामक अंश उपन्यास खालिस्तान से लिया गया है। देहाती दुनिया आपका आंसर हो जाएगा। आपके रिक्त स्थान हो गए, नीचे आपके लिए उत्तर दिख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार जिससे आपको याद हो जाए। फेयर कॉपी में लिख लीजिए। सही जोड़ी ये आपकी ये हैं। तो आपकी यह सही जोड़ी का उत्तर ही दिया गया है इसमें, तो आप इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लें। मिली मिलाई आपके लिए सही जोड़ियों का उत्तर है। आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। रस की काव्य की आत्मा है। एक कहानी यह मंडू भंडारी द्वारा लिखी गई है। चश्मा नेताजी का चश्मा किसने लिखा है? स्वयं प्रकाश जी ने। रामचरितमानस एक महाकाव्य है। माता का अंचल शिव पूजन सहाय ने लिखा है। अब आपका है क्वेश्चन नंबर प्रश्न क्रमांक चौथा, सत्य सत्य लिखिए। पहला है गोपियाँ उद्धव को बड़भागी कह रही हैं, यह सत्य है। दूसरा का महाकाव्य खंड काव्य से बड़ा होता है, यह भी सत्य है। फादर ने जिसेठ संघ में धर्माचार्य की पढ़ाई की, यह भी आपका सत्य है। चौथा है वाक्यम रसात्मक काव्यम कथा आचार्य विश्वनाथ का है। तो यह चौथा आपका सही है। समास के 3 भेद हैं, ये आपका सत्य हो जाएगा। छठवा है तारकेश्वर नाथ ही भोला नाथ थे, है आपका जो है छठवा है, सत्य हो जाएगा। इस प्रकार हमारे सत्य सत्य होगा। नीचे उत्तर दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें। अब है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 5वां है। पहला प्रश्न है पाठ्य पुस्तक में संग्रहित सूरदास के पद सूरदास के किस प्रसंग से लिए गए हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा पाठ्य पुस्तक में संग्रहित सूरदास के पद सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिए गए हैं। दूसरा प्रश्न है वन के वैभव में क्या कूट कूट कर भरा है? उत्तर हो जाएगा वन के वैभव में शोभा और सौंदर्य कूट कूट कर भरा है। तीसरा है वीर रस का स्थायी भाव लिखिए।
उत्तर हो जाएगा वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। चौथा प्रश्न है माँ की उपमा किससे की गई है? उत्तर में लिखना है माँ की उपमा भगवान से की गई है। संधि के कितने भेद होते हैं? उत्तर है संधि के 3 भेद होते हैं। इस प्रकार ये आपके एक वाक्य के क्वेश्चन है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है छठवा, इनके उत्तर भी नीचे दिए गए हैं आपकी सहायता करने के लिए। इससे अब छठवां, नाक किसका द्योतक है होता है? उत्तर हो जाएगा नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक होता है। सातवां प्रश्न है जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग्य किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा जॉर्ज पंचम की नाक में सरकारी तंत्र पर व्यंग्य किया गया था। किस पर? सरकारी तंत्र पर व्यंग्य किया गया था। प्रश्न छठवां है मृग तृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो उत्तर में लिखना है मृग तृष्णा 2 शब्दों से मिलकर बना है, मृग व तृष्णा। इसका तात्पर्य है आँखों का भ्रम, अर्थात जब कोई चीज़ वास्तव में ना हो, वास्तव में ना हो कर भ्रम की स्थिति में भ्रम की स्थिति बनाई उसे मृग तृष्णा कहते हैं। इसका प्रयोग कविता में प्रभुता की खोज में भटकने के संदर्भ में हुआ है। अब हमारा अथवा में एक क्वेश्चन है। अथवा में तो हमारे लिए इसे जो आप देख रहे हैं उत्तर माला, इसमें अथवा वाले के भी आंसर दिए गए हैं। आप दोनों लिख लें, क्योंकि जो आपकी वार्षिक परीक्षा होगी उसमें से इनमें से कोई भी आ सकता है, इसलिए दोनों लिख लें। तो दोनों देख लेते हैं। अथवा वाला है फागुन में ऐसा क्या होता है? फागुन में ऐसा क्या होता है? फागुन में तो आपका जो है फागुन में ऐसा क्या होता है कि जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? फागुन का महीना मस्ती से भरा होता है, जो सारी प्रकृति को नया रंग प्रदान कर देता है। पेड़ पौधों की शाखाएं हरे भरे पत्तों से लद जाती हैं, लाल लाल कोपलें अपार सुंदर लगती हैं। प्रकृति ईश्वरीय शोभा को लेकर प्रकट हो जाती है, जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। सातवां प्रश्न है भक्ति काल की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर है पहली विशेषता श्रृंगार तथा शांत रस की प्रधानता है, और दूसरी विशेषता है मुक्तक तथा प्रबंध काव्य है। इसका अथवा में है प्रयोगवाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा बुद्धिवाद की प्रधानता। इस युग के कवियों ने भाव की अपेक्षा बुद्धि पर अधिक बल दिया है। इस कारण काव्य में कहीं कहीं दुरूहता आ गई है। निराशावाद की प्रधानता है। इस युग के कवियों ने मानव मन की निराशा, कुंठा, हताशा का यथार्थ चित्रण किया है। प्रश्न 8 है आपका महाकवि सूरदास के काव्य की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर में उनकी विशेषता है सूरदास के कृष्ण प्रेम और माधुर्य के प्रति मूर्ति है, जिसकी अभिव्यक्ति बड़ी ही स्वाभाविक और सजीव रूप में हुई है। जो कोमलकांत पदावली भावानुकूल शब्द चयन सार्थक अलंकार योजना संगीतात्मकता एवं सजीवता सूर की भाषा में है, उसे देखकर तो यही कहना पड़ता है कि सूर ने ही सर्वप्रथम ब्रज भाषा को साहित्यिक रूप दिया। तो आप अगर इस वीडियो को 2-4 बार देख लेंगे तो आपके जो प्रश्नोत्तर हैं आपके लिए याद हो जाएंगे। जयशंकर प्रसाद अथवा में है जयशंकर प्रसाद के काव्य की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। उत्तर में आपका है क्या लिखना है जयशंकर प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और योज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिक सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्राकृतिक प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। अब है हमारा प्रश्न क्रमांक 9। हम 9 पर आ गए हैं। प्रश्न क्रमांक 9 में क्या है? गीतिका छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। गीतिका छंद की परिभाषा है गीतिका छंद एक मात्रक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 14 व 12 यति से 26 मात्राएं होती हैं। अंत में क्रमशः लघु गुरु होता है। जैसे उदाहरण ए है
जैसे हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। तो यह हमारा क्वेश्चन 9 का जो आपका है, अब क्वेश्चन 9 का अथवा का है, हरि गीत का छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर में लिख देना, हरि गीत का 4 चरणों वाला एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 व 12 के विराम से 28 मात्राएं होती हैं तथा अंत में लघु गुरु आना अनिवार्य है। अधिकांशतः है छंद ईश वंदना में प्रयोग किया जाता है। ईश यानी ईश्वर। हरि गीत का में 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। जैसे उदाहरण हो गए, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुण, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण, कंदर्प अगणित अमित छवि, नव नील नीरज सुंदर, पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि, नाम जनक सुतावरम। ये क्या है? जो रामायण में आपकी रामचंद्र जी की संस्कृत में यानी रामचंद्र जी की जो आरती दी गई है उसी की ये चालाने हैं। तो यहाँ पे याद अवश्य कर लें। और है आपका चौथा प्रश्न यानी 10वां प्रश्न है, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ लिख देना है, जहाँ किसी वस्तु का इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण में लिखना है, हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जरे गए निशाचर भाग। यहाँ हनुमान जी की पूंछ में आग लगने के पहले ही सारी लंका का जलना और राक्षसों के भागने का बड़ा चढ़ाकर वर्णन होने से अतिशयोक्ति अलंकार है। ये रामायण की क्या है? चौपाई है। अथवा में आपका अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखी। सॉरी, वो चौपाई नहीं, दोहा है। उत्तर है, जहाँ क्या अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखी। तो आपकी उदाहरण उत्तर है, जहाँ उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। इस अलंकार में कोई बात सीधे साधे रूप में ना कहकर किसी के माध्यम से कही जाती है। जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य कर कही जाने वाली बात दूसरे के लिए कही जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो विधियो, आगे कौन हवाल। तो यहाँ अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया गया है, अतः यहाँ अन्योक्ति अलंकार है। यहाँ उपमान कली और भौरे के वर्णन के बहाने उपमेय राजा जयसिंह और उनकी नवोड़ा नायिका की ओर संकेत किया गया है। अब हमारा है प्रश्न क्रमांक 11, फादर बुल्के को लेखक ने मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? उत्तर में लिखना है, लेखक फादर बुल्के को लेखक ने मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि फादर के हृदय में मानव मात्र के प्रति करुणा की असीम भावना विद्यमान थी। उनके मन में अपने हर एक प्रियजन के लिए ममता और अपनत्व का भाव उमड़ता रहता था। वे लोगों को अपने आशीषों से भर देते थे। उनकी आँखों की चमक में असीम वात्सल्यता रहता था। अब है हमारा उस 11 का अथवा में क्या है, मन्नू भंडारी के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? तो उत्तर में लिखना है, मन्नू भंडारी के पिता का मानना था कि चूल्हे के संपर्क में आकर उनकी बेटी की प्रतिभा नष्ट हो जाती है। रोटी पकाने से उसे देश तथा समाज की समझ विकसित नहीं होगी, वह वहां जाकर अपनी योग्यता को नष्ट कर देगी। समतः इसलिए लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित किया होगा। अब है क्वेश्चन क्रमांक 12, कहानी और उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। 2 अंतर लिखिए। कहानी का कथात्मक संक्षिप्त किंतु उपन्यास का कथात्मक विस्तृत होता है। कहानी में पात्र संख्या कम परंतु उपन्यास में पात्र संख्या अधिक रहती है।
अथवा में है नाटक और एकांकी में दो अंतर लिखिए। पहला उत्तर हो जाएगा, नाटक में कई अंक होते हैं किंतु एकांकी में एक अंक होता है। नाटक का आकार बड़ा होता है जबकि एकांकी का आकार छोटा होता है। ये दो अंतर हो गए आपके। प्रश्न क्रमांक आपका 13 है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के साहित्य की भाषा शैली लिखिए। तो उत्तर में उनकी भाषा शैली इस प्रकार लिखना है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की भाषा अत्यंत सरल, सहज एवं लोक भाषा की महक लिए हुए है। उन्होंने अपनी साधारण और सामान्य भाषा के माध्यम से असाधारण और असामान्य की अभिव्यक्ति बड़ी सफलता की है। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने फादर कामिल बुल्के की चारित्रिक और व्यवहारिक विशेषताओं को उकीरा है। अब है इसका 13 प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा का, मन्नू भंडारी के साहित्य की भाषा शैली लिखिए। तो उत्तर है, मन्नू भंडारी की भाषा सरल, सहज और स्वाभाविक और भावाभिव्यक्त में सक्षम है। उनकी रचनाओं में बोलचाल की हिंदी भाषा के साथ साथ लोक प्रचलित उर्दू, अंग्रेजी देशज शब्दों की बहुलता देखी जा सकती है। उन्होंने वर्णनात्मक शैली के अतिरिक्त समास और संवाद शैली का भी प्रयोग किया है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, संधि विच्छेद का संधि का नाम लिखिए। यानी संधि से विच्छेद कर और उसे उसका संधि का नाम लिखना है। तो मनोरथ का है प्रतिदिन, तो मनोरथ का मना धन रथ विसर्ग संधि हो जाएगी। प्रतिदिन कोई विच्छेद नहीं है, कोई संधि नहीं है। अथवा में समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। ऋणमुक्त नीलकंठ का है ऋणमुक्त, ऋण से मुक्त तत्पुरुष समास है। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव बहुव्रीहि आपका समास है, बहुव्रीहि समास है। अब है हमारा क्वेश्चन क्रमांक 15, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। उत्तर में लिखना है, माता पिता को अपने दोस्तों के बारे में बताकर या किसी रिश्तेदार के बारे में पूछकर। दूसरा, माता पिता के साथ नाना प्रकार के खेल खेलकर। माता पिता को कहानी सुनाने या कहीं घुमाने ले जाने की या अपने साथ खेलने को कहकर। माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार की बातें करके अपना प्यार व्यक्त करते हैं। कौन कर दे? बच्चे। अथवा में जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। तो उत्तर में लिखना है, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन पत्रकारों को शायद अपनी बड़ी भूल का एहसास हो गया था। उस दिन केवल एक गुमनाम आदमी की नाक नहीं कटी थी बल्कि पूरे हिंदुस्तान की नाक कट गई थी। इसलिए उस दिन शर्म से अखबार वाले चुप थे। अब हमारा क्वेश्चन क्रमांक 16 है, खंड काव्य की परिभाषा लिखते हुए किन्हीं दो खंड काव्य के नाम एवं उनके रचयिता के नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखना है, जब किसी लोकनायक के जीवन के किसी एक अंश या खंड पर आधारित काव्य की रचना की जाती है उसे खंड काव्य कहते हैं। खंड काव्य का नाम है पंचवटी। इसके लेखक है मिथिली शरण गुप्त। दूसरा है सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र इसके लेखक कौन है, रचनाकार कौन है? नरोत्तम दास। तो अब हो गया हमारा। अथवा में है, महाकाव्य के बारे में लिखते हुए किन्हीं दो महाकाव्य के नाम एवं उनके रचयिता के नाम लिखिए। तो उत्तर है, महाकाव्य में किसी महापुरुष के समस्त जीवन की कथा होती है। इसमें कई सर्ग होते हैं। मूल कथा के साथ प्रासंगिक कथाएं भी होती हैं। महाकाव्य का प्रधान रस श्रृंगार वीर अथवा शांत होता है। महाकाव्य रामचरितमानस, इसके रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एक महाकाव्य है। 17वां हमारा प्रश्न है, मुहावरों का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग लिखिए। मुहावरा का अर्थ लिखना है और उसका वाक्य प्रयोग करना है। तो का है उल्लू उतारना मुहावरा है। लू उतारना अर्थ हो जाएगा पीठ पीछे किसी की बुराई करना। राजू मोहन के सामने तो उससे मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन मोहन की अनुपस्थिति में राजू सबके सामने हुए मोहन की लू उतारता रहता है। हमारा वाक्य प्रयोग हो गया, ये अर्थ हो गया। अब है आग बबूला होना, तो अत्यधिक क्रोधी होना अर्थ हो गया। अब प्रयोग, वाक्य प्रयोग, राधा जरा सी बात पर सीता पर आग बबूला हो गई। अब अथवा में है लोकोक्ति का अर्थ एवं परिभाषा। उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर में लिखना है, किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध
हो जाने वाले वाक्य को लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। लोकधन उक्ति। लोकोक्ति अर्थात ऐसी उक्ति जो किसी क्षेत्र विशेष में किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करती है, लोकोक्ति कहलाती है। लोकोक्तियों को कहावत, सूक्ति आदि नामों से जाना जाता है। उदाहरण, एक दिन बात में श्याम ने कहा, मैं अकेला ही कुआं खोद लूँगा। इस बात पर एक व्यक्ति ने हंसकर कहा, व्यर्थ बकबक करते हो, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। ये हमारा हो गया। अब है हमारा क्वेश्चन है 18। मेरे जीवन का उद्देश्य विषय पर अनुच्छेद लिखिए। तो यह अनुच्छेद है मेरा जीवन का, है आप स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लें। अथवा में है परीक्षा की तैयारी पर दो मित्रों के बीच होने वाले संवाद को लिखिए। तो परीक्षा के संवाद में होने वाला आपके लिए मैंने प्रस्तुत कर दिया। तो आप एक काम करें, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। उत्तर, अभिषेक, अरे मोहन चल, कल से वार्षिक परीक्षा प्रारंभ हो रही हैं। रितेश, कल, हाँ दोस्त सही है। अभिषेक, इस बार परीक्षा की तैयारी कैसी हो रही है? इस प्रकार ये पूरा है, तो आप इस स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लें और एक बार जरूर लिख लें, क्योंकि ये वार्षिक परीक्षा में पक्का आएगा 100%। अब है 19 में क्या है, अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कहा, उपरोक्त गद्यांश की उचित शीर्षक लिखिए। तो अनमोल शरीर। तो आप अपना जो प्रश्न यानी आपकी प्रश्न है, जो पेपर है, आप उसको खोल कर उस पर पढ़ें और आपके जो प्रश्न हैं इनको लिख लें। खा नंबर का है, अनमोल क्या है? मनुष्य का शरीर अनमोल है। गा नंबर का प्रश्न था आपका पेपर में, अनमोल एवं स्वस्थ का विलोम शब्द। तो अनमोल का हो जाएगा मोल, स्वस्थ का अस्वस्थ हो जाएगा। अब है अथवा में, अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। अपठित गद्यांश आप अपने पेपर में से देख लें। उत्तर प्रश्नोत्तर जे लिखे हैं। प्रश्न का है, उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक। श्रम का महत्व आपका उचित शीर्षक हो जाएगा। प्रश्न का, श्रम का क्या महत्व है? तो श्रम करने से गरीबी समाप्त हो जाती है, श्रम करने से स्वाभिमान जागृत होता है। गा है, उपरोक्त गद्यांश सारांश लिखिए। सारांश लिखा है, इसे आप वीडियो को रोककर अवश्य देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में लिख लीजिए और जिससे आपका बहुत अच्छे से अभ्यास हो जाएगा। काव्यांश पर संदर्भ प्रसंग सहित आपका भावार्थ लिखिए। तो काव्यांश आपका अपने पेपर में होगा। उत्तर, संदर्भ लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ पुस्तक क्षितिज भाग 2 के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से अवतरित है। इसकी कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रसंग में लिखना है, लक्ष्मण और परशुराम में सीता स्वयंवर पर शिवजी के धनुष टूट जाने पर विवाद का चित्रण किया गया है। व्याख्या में आपकी इस प्रकार लिखना है, लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, यह संसार भर में प्रसिद्ध है। अब माता पिता से भली भांति ऋण मुक्त ही हो गए चुके हैं। गुरु का ऋण आप पर रह गया है, जिसका अपने मन पर बड़ा बोझ है। आपको अब उसकी चिंता सता रही है। वह ऋण मानो हमारे ही माथे निकाला था, बहुत दिन बीत गए, उसमें ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं थैली खोलकर तुरंत उधार चुका दूं। विशेष में आपको लिखना है, छंद चौपाई भाषा अवधि व्यंग का सुंदर चित्रण। तो अब 20 से आपका अथवा वाला है, तो इसे आप मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप वीडियो को रोककर लिख लीजिए। अब है 21 गद्यांश की संदर्भ प्रसंग आपके लिए गद्यांश दिया है, फिर उसको पढ़ना है। तो गद्यांश संदर्भ लिखना, प्रस्तुत गद्य क्या संदर्भ में क्या लिखना, प्रस्तुत गद्य खंड क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के नेताजी चश्मा नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। प्रसंग, व्याख्या एवं विशेष। तो अथवा में आपका शीर्षक संदर्भ शीर्षक बाल गोविंद भगत, लेखक रामप्रक्ष बेनुपरी। प्रसंग, व्याख्या एवं विशेष विद्यार्थी के अस्तित्व में लिखने पर अंक दिए जाएं। अब जो है हमारा क्वेश्चन क्रमांक 22 है। इसमें अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। सेवा में श्रीमान प्रचार महोदय जी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खुरई, गखीरा, सरवारा, करीला, खाकरन, जो आपका है सो लिख दीजिए। जिला लिख दीजिए इधर। विषय, स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। महोदय जी, निम्न निवेदन है, मेरे पिताजी का स्थानांतरण जबलपुर हो गया है। मैं आपको विद्यालय में कक्षा 10वीं का नियमित विद्यार्थी हूँ। मैं आगे की पढ़ाई अपने पिताजी के साथ जबलपुर में करना चाहूँगा, अतः निवेदन है मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करें। इधर डेट लिख लीजिए, प्रार्थी आपका नाम और बस आपकी होगा। स्क्रीनशॉट लेके ऐसे तो अवश्य 100% आप
अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिए। अब है अथवा में वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर मित्र को बधाई पत्र लिखिए। ये आपका पत्र लिखा हुआ है, वीडियो को रोकें और इसे ज़रूर लिख लें, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में 100% आएगा। आपका है प्रश्न क्रमांक 23, जो कि आखिरी है। किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में सारगर्भित निबंध लिखिए। कोविड-19 मेरे देश। अगर आपके पास यह निबंध है तो आप इसे ज़रूर लिख लीजिए। अगर नहीं है इनमें से तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं वीडियो बनाकर आपके लिए डाल दूँगा। और मैंने जैसा कि आपको पता है कि इस वीडियो में हिंदी का पूरा सॉल्यूशन बता दिया, अर्धवार्षिक पेपर का। और भी सही पेपर के अगर आप चाहते हैं कि आप को हल देखें, जिससे आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में मदद हो, तो इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे मैं वीडियो डालूं तो आपके लिए पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय राम जी की। और कहा अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिना मत लौटिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे वह भी ऐसे को प्रश्न का अभ्यास कर लें पेपर का, और जिससे उनके भी अच्छे अंक आएँ वार्षिक परीक्षा में। धन्यवाद।